बड़ी खबर इस वक्त की दो अलग अलग शहरों से है, लेकिन दोनों ही शहरों में बीजेपी के नेताओं पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। एक तरफ हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला हैं, तो दूसरी ओर है हरियाणा के फतेहाबाद से नगर परिषद प्रधान दर्शन नागपाल। सुभाष बराला छेड़खानी के एक मामले में अपने बेटे को बचाने के आरोपों से घिरे हुए हैं, तो दूसरी ओर दर्शन नागपाल पर एक एम्बुलेंस को जानबूझकर आधे घंटे तक रोके रखने का आरोप है। हालांकि इन दोनों ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। सुभाष बराला के मामले में तो अब विपक्ष ने भी कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है और उनका इस्तीफा मांगा है। वहीं दर्शन नागपाल को भी पुलिस ने तलब किया है। फतेहाबाद की खबर आपको पहले बताते हैं, जहां एक बीजेपी नेता द्वारा एम्बुलेंस का पीछा करके मरीज को मौत के मुंह में पहुंचाने का एक बेहद संगीन मामला सामने आ रहा है। आरोप है कि बीजेपी नेता और नगर परिषद प्रधान की दबंगई की वजह से एक शख्स की जान चली गई। दर्शन नागपाल पर मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस को आधे घंटे तक सड़क पर ही रोक कर रखने का आरोप लगा है। पता यह चल रहा है कि फतेहाबाद में एक शख्स की तबीयत अचानक खराब हुई। एक प्राइवेट अस्पताल की एम्बुलेंस उसे ले जा रही थी, तभी रास्ते में एम्बुलेंस की टक्कर दर्शन नागपाल की गाड़ी से हो गई। मरीज की हालत गंभीर है, ये देखते हुए एम्बुलेंस के ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी। बाद में प्रधान ने अपनी गाड़ी से एम्बुलेंस का पीछा किया और एम्बुलेंस को रोककर बहस की और गाड़ी को रोके रखा। आरोप है कि इसी बहस के दौरान अस्पताल पहुंचने में देर हो गई और इस मरीज की जान चली गई। मरने वाले शख्स का नाम नवीन था। नवीन के परिवार वाले और एम्बुलेंस के ड्राइवर ने बीजेपी के नेता दर्शन नागपाल को ही मौत के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। मृतक नवीन के परिवार ने नागपाल पर कानूनी कार्रवाई के लिए शहर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। हम एम्बुलेंस को लेकर के बंसल हॉस्पिटल जा रहे थे, तो लाल बत्ती पे जाम लगने की वजह से थोड़ा सी एम्बुलेंस नगर परिषद के प्रधान दर्शन नागपाल के गाड़ी से टच हो गई। एम्बुलेंस के पीछा लगा करके और तब देवलाल बुद्ध के पास हमारी एम्बुलेंस को घेर करके रोक लिया। लगभग हमारा आधा घंटा वहाँ बर्बाद कर दिया। डॉक्टर साहब ने चेकअप किया, कहा जी तो डेथ हो गई, अगर आप 10-15 मिनट पहले आ जाते तो शायद हम कुछ कर सकते थे। हालांकि इस मामले में नगर परिषद प्रधान दर्शन नागपाल इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस को उन्होंने नहीं रोका था। रोकने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वहाँ अगर एक भी आदमी ये कह दे कि मैंने एम्बुलेंस रोकी, मैं रोज समाज सेवा में हूँ, वैसी तो मेरी भी आत्मा होगी, मुझे भी पता है मेरा क्या कार्य है, तो रोकने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हालांकि पुलिस इस मामले में शिकायत के आधार पर अब कार्रवाई की बात कह रही है। दोनों पक्ष को शिकायत प्राप्त हुई है, दोनों पक्षों को आज बुला रखा है। जैसे तथ्य सामने आएंगे उसी प्रकार कानूनी कार्रवाई करेंगे। कौन है जी ये दर्शन नागपाल? दर्शन नागपाल ये प्रधान है अपने नगर पालिका में। क्या कार्रवाई की जा रही है आपके द्वारा? दोनों पक्षों को बुला रखा आज और जो भी तथ्य सामने आएंगे कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो आपने पीड़ित पक्ष की बात सुनी, जिन पर आरोप है उनकी बात सुनी और पुलिस की बात भी सुनी। हमारे साथ इस वक्त गौरव वालिया हैं। गौरव, क्या हकीकत निकल के सामने आ रही है, क्योंकि ये दर्शन नागपाल साफ इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने एम्बुलेंस को रोका था? जी बिल्कुल, क्योंकि दर्शन नागपाल का कहना है कि उन्होंने नहीं रोका था, जबकि जो हमारे सूत्र भी बता रहे हैं कि शायद उनकी बहस हुई थी और जब रेड लाइट के ऊपर गाड़ी खड़ी थी और एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिल रहा था, तब एम्बुलेंस की गाड़ी दर्शन नागपाल की गाड़ी को हिट की थी और उसके बाद वो आगे निकल गई, जिसके बाद दर्शन नागपाल की गाड़ी उसको पीछा किया, उसको चेस करने के बाद उनको तो रोका। पर उनका कहना है कि जब हमने यही बात उनसे पूछी कि आपने उस एम्बुलेंस को रोका था, तो उनका कहना था कि मैंने नहीं रोका। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मेरे को पता चला कि उसमें मरीज था, तो मैंने बिल्कुल उनको रास्ता दिया और वो चले भी गए। उनकी कहीं ना कहीं उनकी कथनी में भी कहीं ना कहीं फर्क है। और अगर पुलिस की अगर बात करें तो उनका कहना है कि अभी उनके पास कंप्लेंट आई है, दोनों पक्षों को बुला के वो बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सच्चाई क्या है। पर दर्शन नागपाल का यही कहना है कि उन्होंने नहीं रोका है। जो हमें पता चला है वो यही है कि उन्होंने बात की थी, उनको रोका था, पर बाद में जाने दिया, तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि नवीन जिनको हार्ट अटैक आया था, एक जो अस्पताल से दूसरे अस्पताल रेफर किया गया था और एम्बुलेंस जो है एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल नवीन को, जो कि मृतक है, उसको लेके जा रही थी। जी, और मृतक के परिवार वाले साफ कह रहे हैं कम से कम आधा घंटा उनका इस बहस में खराब हुआ और अस्पताल ने भी कहा कि अगर आप 10-15 मिनट भी पहले आते तो शायद हम कुछ कर सकते थे। चंडीगढ़ में एक आईएएस अफसर की बेटी का आधी रात को पीछा करने के मामले में अब पुलिस की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। इस केस में 3 बार पुलिस ने बयान दिए, लेकिन हर बार अलग बयान दिया। बड़ी बात तो यह है कि इस मामले से जुड़ी इलाके की सीसीटीवी फुटेज भी अब गायब है।
चंडीगढ़ के इस हाई प्रोफाइल केस में पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के दबाव में पुलिस अपना बयान बदल रही है और केस को हल्का करने में जुटी है। ये भी पता चला है कि वारदात की रूट में लगे 9 सीसीटीवी की फुटेज गायब है। जिंदगी में पहली बार मुझे समझ आया कि क्या होता है जब तुम्हें लगता है कि आज शायद जान ही ना बचे। मुझे ये नहीं पता कि मैं अगले 5 मिनट में घर पहुंचूंगी या कहीं और ही होंगी, कुछ भी हो सकता था। और ऐसा जो मुझे उस टाइम लग रहा था वो ना मुझे पहले कभी लगा है और होपफुली आज के बाद कभी ऐसा लगेगा भी नहीं कि वो मेरी गाड़ी रोकें। और मेरे हिसाब से इंटेंशन उनकी यही थी कि या तो वो मेरी गाड़ी में आके बैठते या वो मेरे को अपनी गाड़ी में खींच के ले जाते। वो मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो कर नहीं पाए और मैं बच गई। पहले इस मामले में छेड़छाड़, किडनैपिंग, मोटर व्हीकल एक्ट की धाराएं लगाई गई थी, लेकिन बाद में पुलिस ने किडनैपिंग की धाराएं हटा ली। ऐसे में विपक्ष सवाल कर रहा है कि किस आधार पर वारदात की धाराएं बदली गई। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि कानून अपना काम कर रहा है। युवती को किडनैप करने की साजिश, आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ ए विमेन के पूरे मामले में पर्दा डालने का एक षड्यंत्र कर रही है। कुमार पुलिस अधिकारी दोबारा करते हैं और उसमें इस मामले को बदलकर स्टॉकिंग और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट तक शामिल कर दिया जाता है। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और चंडीगढ़ पुलिस दोनों सीधे सीधे गृह मंत्रालय के नीचे आते हैं। 12:30 बजे वो बच्ची थाने में अपने पिताजी के साथ आती है और वहाँ आकर जो बयान देती है उस आधार पर मुकदमा दर्ज होता है और जो धाराएं उस समय लगती हैं वो सबको जानकारी है। और उसके बाद किसी को ये जानकारी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष के बेटे हैं। लेकिन सुबह जैसे ही ये पता लगता है तो उनको दोबारा बुलाया जाता है और फिर दोबारा बुला करके कुछ धाराएं उसमें और जोड़ दी जाती हैं। और शाम को जब 164 के बयान होते हैं उस बेटी के, तो उसके बाद और उसमें एक धारा और जोड़ दी जाती है। इसमें किसी भी लेवल पर कहीं पर भी किसी तरह कोई दबाव की राजनीति, किसी तरह से कोई गुमराह करने की बात या प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर कोई दबाव बनाने की बात कहीं पर नहीं है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। इस हाई प्रोफाइल मामले को कांग्रेस राजनीतिक रंग देकर सरकार को घेरने में जुटी है। तो आपने देखा पुलिस पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, पुलिस पर आरोप कमजोर करने के आरोप लग रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि उस रात जहां से भी वर्णिका और उसका पीछा करने वाले इन 2 लड़कों की गाड़ी गुजरी, वहां पर कुल 9 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन सभी कैमरों की फुटेज गायब है, उनमें कोई तस्वीर नहीं है। वो कैमरे जिनमें आरोपी के खिलाफ सबसे अहम सबूत हो सकते हैं पुलिस के पास, वो इस पूरी वारदात की सच्चाई सामने ला सकते हैं, वो नहीं है। देखिए, सेक्टर 9 में एक वाइन शॉप है, वहां कैमरा है, सेक्टर 7 के एक पेट्रोल पंप पर, सेक्टर 7 की मार्केट में, सेक्टर 26 पर और एक लाइट पॉइंट है सेक्टर 26 में ही। और इन तमाम जगहों, कुल ऐसे 9 लोकेशंस हैं चंडीगढ़ में जहां पर उस रात ये गाड़ियां दौड़ रही थी, जहां पर कैमरे तो हैं लेकिन कैमरों में फुटेज नहीं है। एक आध जगह की बात समझ में भी आ सकती है, 9 कैमरों की फुटेज एक साथ भला कैसे गायब हो सकती है। वहीं कांग्रेस के बाद कुरुक्षेत्र से बीजेपी के ही सांसद राजकुमार सैनी ने भी इंडिया टीवी से कहा कि हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी। सर, हरियाणा में जो कुछ हुआ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बेटे के ऊपर इतना गंभीर आरोप, आप लोगों का सिर तो शर्म से झुक गया होगा। देखिए, शर्म से सर झुकने की बात इसमें उस बच्ची की हिम्मत को मैं दाज देता हूं। बहुत सारी बेटियां शर्म से सर झुका करके घर में घुस जाती हैं और जुर्म को पनाह दे देती हैं। जहां पर हम लेडीज़ को प्रेरित करते हैं, बेटियों को प्रेरित करते हैं कि निर्भीक होकर के अपने बात का पुरुष प्रधान प्रदेश के अंदर, इस समाज के अंदर आपने कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ना है। मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार से उस बेटी को हम बधाई देते हैं जिसने कैमरा के सामने और कार्रवाई करने के लिए पुलिस के सामने आकर के हिम्मत जुटाई। दूसरे प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, उनको क्या देना चाहेंगे आप? मैं प्रदेश अध्यक्ष बराला को सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा कि उन्होंने विपक्ष की उंगली उठाने से पहले या अपने पद से इस्तीफा दे करके कानून के कार्रवाई की इंतजार के अगर वो सुरखरू होगा तो दोबारा पद पे आ सकते हैं, और एनी हाउ तो जो है ना उनको तब तक इंतजार करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा आज पहली बार नहीं हुआ, ऐसा पहले कितने केसों में हुआ। एनडी तिवारी ने सरकार को ही
इसी प्रकार से विनोद शर्मा जी के बेटे की गलती थी, उसने भी पद से इस्तीफा दिया था। और पवन बंसल के तो सिर्फ भांजा था, वो तो बेटा भी नहीं था, उसके सिर्फ इतने वेले की उस गलती के ऊपर उसको भी इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये ऐसी कितनी घटनाएं, और कांग्रेस में तो झुंड का झुंड पड़ा है इस प्रकार के नेताओं का, जो अक्सर कितने बार आरोपित हुए लेकिन किसी ने इस्तीफा देना तो दूर, उसके बारे में बोलने तक नहीं दिया लोगों को। सुभाष बराला को सीधे इस्तीफा देना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए तब तक जब तक जांच पूरी ना हो। पार्टी की छवि बचाए रखने के लिए सुभाष बराला पार्टी से बड़े नहीं हैं, उसे तब तक पद पे नहीं रहना चाहिए। पार्टी के सांसद अब अपने प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा मांग रहे हैं इस मामले में। 9 दिनों तक बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट में रहने के बाद कांग्रेस के 44 विधायक आखिरकार गुजरात लौट आए हैं। बीती रात ये विधायक बेंगलुरु से अहमदाबाद पहुंचे, लेकिन यहां भी घर जाने की बजाय उन्हें आनंद के एक रिजॉर्ट में भेज दिया गया। बेंगलुरु में 9 दिन तक डेरा डालने के बाद गुजरात कांग्रेस के सभी 44 विधायक आज सुबह अहमदाबाद पहुंचे। अहमदाबाद एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा के बीच सभी विधायकों को आनंद के एक रिजॉर्ट में ले जाया गया। कांग्रेस विधायकों के लौटने के बाद गुजरात का राजनीतिक पारा एक बार फिर चढ़ गया है। कल कांग्रेस के कद्दावर नेता और सोनिया गांधी की राजनीतिक सचिव अहमद पटेल की किस्मत का फैसला होना है। कांग्रेस में फूट, विधायकों के दनादन इस्तीफे और वाघेला के विद्रोह के बीच दांव पर अहमद पटेल की राज्यसभा सीट है। कल हम अच्छी तरह मतदान भी करेंगे और हमारा कांग्रेस का कैंडिडेट अहमद पटेल जी सबसे ज्यादा वोटों से जीत के आएंगे। सर, क्या क्रॉस वोटिंग का डर नहीं लग रहा है? क्रॉस वोटिंग हमारा जो होना था वो राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर हो गया है, अब भाजपा की बारी है। गुजरात के 3 राज्यसभा सीटों के लिए कल वोटिंग होनी है। पहली 2 सीटों पर अमित शाह और स्मृति ईरानी की जीत तय है, लेकिन पेच तीसरी सीट पर फंसा है। कांग्रेस से अहमद पटेल उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने उनके मुकाबले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए बलवंत सिंह राजपूत को उम्मीदवार बनाया है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक अहमद पटेल को जीत के लिए 46 वोट की जरूरत है। 6 विधायकों के इस्तीफे के बाद भी कांग्रेस के पास 51 वोट है, लेकिन उसे अपने सभी विधायकों पर भरोसा नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस हाईकमान ने विधायकों को टूट से बचाने के लिए बेंगलुरु शिफ्ट किया है। देश भर में आज राखी की धूम है। राजधानी दिल्ली में सत्ता के गलियारों से लेकर सरहद तक बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को स्कूल के कुछ बच्चों ने राखियां बांधी, कुछ महिलाओं ने राखियां बांधी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास पर भी आज राखी की धूम रही। छोटी छोटी बच्चियां वहां पहुंची उन्हें राखी बांधने के लिए। इसके अलावा वृंदावन से आई महिलाओं ने भी प्रधानमंत्री की कलाई पर राखी बांधी। राखी का त्योहार गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह के घर पर भी मनाया गया। वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को भी आज महिलाओं ने राखी बांधी।